नमस्कार, मैं अमित कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। और ये अध्याय 3 चैप्टर 3 क्लास 10 धातु एवं अधातु के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है कि धातु एवं अधातु क्या होते हैं, इनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनसे कौन सी विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, तो इसको पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को देखिए। ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले आप समझिएगा धातु एवं अधातु कहाँ से आए हुए हैं। तो धातु एवं अधातु तत्व से आए हुए हैं। ये देखिएगा, ये हुआ तत्व। तो तत्व क्या होते हैं? तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं उसी को हम तत्व कहते हैं। और तत्व को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। और परमाणु क्या होते हैं? डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही परमाणु कहते हैं। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक ने परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ दिया है। तो वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से कुछ तत्व चमकीले होते हैं और कुछ तत्व चमक नहीं रखते हैं अपने पास, ठीक। और कुछ तत्व विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ कुचालक होते हैं। जिन तत्वों में चमक पाई जाती है उससे ही धातु नाम रख दिया गया, और जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, उसे अधातु नाम रख दिया गया। जो तत्व धातु एवं अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु के नाम से पुकारा गया। और जो ये तत्व हैं, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने किया था। और तत्व का परिभाषा सबसे पहले एंटोनी लेओजिए ने दिया था। और 118 में से 18 को तत्व अधातु हैं, 7 उपधातु हैं, बाकी सब धातु हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा गया है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहा, आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। ये सभी क्या हैं? धातु है, चमकीली होती है, विद्युत के सुचालक होती है। और अधातु के उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये चमकीली नहीं होती है, भंगुर, ब्रिटल होती है, विद्युत के कुचालक होती है। धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो भौतिक गुण पहले बताइए कि भौतिक गुण होता क्या है। तो भौतिक गुण से हमारा तात्पर्य है कोई भी वस्तु है बाहर से देखने में कैसे लगती है। जैसे किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार, हाइट, ये सभी उसका क्या कहलाता है? बाह्य गुण कहलाता है, जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं। इसी को भौतिक गुण कहते हैं कि उसका कलर कैसा है, हाइट कैसा है और दिखता कैसा है। ये सब उसके भौतिक गुण हुए। तो आदमी के भी भौतिक गुण होते हैं, हाइट, कलर होते हैं। उसी प्रकार धातु एवं अधातु के भी भौतिक गुण यानी बाहर से देखकर हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो निम्नलिखित भौतिक गुण होती है धातु एवं अधातु के। तो एक होता है पहला ही गुण धात्विक चमक। चमक से आप समझ गए होते हैं कि चमकीला, जो बाहर से देखकर ही समझ में आ जाए। तो धातु की सतह चमकदार होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। आयोडीन और हीरा अधातु है लेकिन चमकीली होती है। दूसरा है कठोरता। और कठोरता यानी कि हार्डनेस। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। जो धातु होती है कठोर होती है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद यानी कि इस नियम को नहीं मानने वाले भी तत्व आएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, चाकू से किसे काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। और अधातु के कठोरता देखते हैं तो ये अधिकतर कठोर नहीं होती है। जो अधातु होती है कठोर,
नहीं होती है। परंतु यहाँ पे देखिएगा एक ऐसा भी अधातु है जो सबसे कठोर होता है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है जो एक अधातु है, ये अपवाद है। अब रूप, अब इसका भौतिक गुण देखते हैं रूप के आधार पे। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, यानी सॉलिड होती है। लेकिन एक अपवाद है, मरकरी, पारा जो होती है ना, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु के देखते हैं, अधातुएं ठोस या गैस रूप में पाई जाती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में। तो ब्रोमीन एकमात्र अद्रव अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये नोट याद रखिएगा, धातु में पारा द्रव अवस्था में पाया जाएगा और अधातु में ब्रोमीन द्रव अवस्था में। आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता कहने का मतलब कि कुछ धातु हैं उनको पीट करके चादर बनाना है और उसी चादर से मिठाई को, यानी कि सिल्वर जो होता है, रसगुल्ला को लपेटा जाता है। चाहे कुछ भी धातुएं के चादर बना करके बहुत से उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी धातु को पीटेंगे तो एक चादर बनाया जा सकता है और अधातु को पीटेंगे तो ये टूट जाएगी, ये भंगुर होती है, ये आघातवर्ध्य नहीं होती है। तन्यता देखते हैं, तन्यता कहने का मतलब कि किसी धातु को तान करके तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता कहलाती है। और धातुएं बहुत तन्य होती है, यानी उसको तान कर करके बहुत तार बनाया जा सकता है पतला। तो धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है और अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी इसको खींचेंगे तो टूट जाएगा। और जब धातुएं तन्य होती है, इसी का ना फायदा उठा करके हम आभूषण बनाते हैं। जो सोना होता है उसको पीट करके एकदम पतला करते हैं और उसको गहना बनाते हैं। अगर वो पतला होने के बाद से टूट जाता तो आप सोचिए कि हम जो हार पहन कर काम करते हैं घर में, प्रत्येक दिन सो जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे वो मुड़ जाता है, यानी टूट जाता। यानी कि पतला होते हुए भी धातुएं जो सोना होती है नहीं टूटती है। तो यही कारण है कि उसका हार बनाया जाता है। और धातुएं चमकीली होती है, विशेष गुण, इसीलिए धातु का क्या बनाया जाता है, आभूषण। उसी के बजाय आप क्यों नहीं लोहा का 1-1 केजी का कान में का पहनते हैं, क्योंकि वे एक चमकीले नहीं होती है। और नेक्स्ट, विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो देखते हैं धातु और अधातु विद्युत के क्या होते हैं। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा एवं मरकरी कुचालक, ये नोट जो ये अपवाद होते हैं, सीसा एवं मरकरी विद्युत के कुचालक होते हैं। तो पूछे कि कौन से धातु हैं जो धातु होते हुए भी ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक है, तो सीसा एवं मरकरी। और अधातु में देखते हैं तो अधातुएं विद्युत के कुचालक होती है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है। तो नोट, कौन से अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होता है, तो आंसर होगा ग्रेफाइट। अब देखते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। धातु के गलनांक और घनत्व उच्च होता है और अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है क्योंकि ये मुलायम होती है। अब देखते हैं धावनिक। धावनिक का मतलब होता है कि धातु पर हथौड़ा से पीटिएगा तो आवाज़ करेगा। जैसे स्कूल में छुट्टी होने के वक्त या घंटी लगने के वक्त उसमें पीटते हैं तो टन टन का आवाज़ निकलता है, तो हमको मालूम चलता है कि घंटी बदल गया। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, अधातुएं नहीं करती है, क्योंकि पीटेंगे कोयला को तो आवाज़ नहीं करेगी, टूट जाएगी। और ऑक्साइड देखिएगा, कोई भी धातु हो और उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड का स्वाद क्षारीय होता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड होती है, चखिएगा तो क्षार लग के जैसा व्यवहार करता है। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड होती है, जैसे SO2, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और यही अधातु के ऑक्साइड जो SO2 हैं, वर्षा जल के साथ मिल करके अम्लीय वर्षा करते हैं और बहुत से इमारतों के चमक में कमी ला देते हैं,
जो स्टोन के बने होते हैं संगमरमर के, और इसी को कहते हैं स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर किससे होता है? अम्लीय वर्षा से होता है। अब भौतिक गुण तो हम देख लिए धातु और अधातु के, बाहर से रूप, रंग, रेखा, कलर, साइज, ठीक। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण पहले समझिएगा होता क्या है। किसी पदार्थ का अंदर का गुण जिसको हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं वो रासायनिक गुण कहलाता है, लेकिन उसको परिवर्तन जब होता है तो कुछ एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे जो सेव है कांचा है, चाहे आम है कांचा है, वो पाकेगा तो अंदर से कैसे चेंज हुआ है हम नहीं देख सकते हैं। लोहा है तो लोहा का ऊपर का कलर देख सकते हैं, हार्ड है ये देख सकते हैं, लेकिन लोहा में जंग लगता है उसके अंदर की बातें हम नहीं बता सकते हैं। तो ये अंदर का गुण है, यानी कि ये रासायनिक गुण होता है जिसको हम अपने नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखते हैं। तो अब देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण में पहला गुण वायु के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ जब धातुएं रिएक्शन करेगी तो क्या बनता है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ये जो धातु है ऑक्सीजन से मिलेगी तो MOM मतलब होता है मेटल, O माने ऑक्सीजन, मेटल के ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड। तो धातु प्लस ऑक्सीजन धातु के ऑक्साइड बनाएगी। जैसे ये कॉपर एक धातु है और ऑक्सीजन से मिला है तो CuO कॉपर का ऑक्साइड बना गया। एल्युमिनियम एक धातु है, ऑक्सीजन से मिला तो Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन से मिला तो MgO मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, ये तो हमको देखने को भी मिलता है। और एक नोट बात याद रखिएगा हमेशा, सोडियम और पोटेशियम में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं जिसे किरोसिन के तेल में डुबोकर इन्हें रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम इतनी क्रियाशील होती है कि इसको खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेगा, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल के अंदर रख करके संरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पे नोट कुछ बातें हैं याद रखिएगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और ये Pb वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये जो धातुएं हैं वायु के साथ रिएक्शन करती है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो प्रत्येक दिन पानी और ऑक्सीजन से संपर्क होता है, तो इस एल्युमिनियम के बर्तन के ऊपर एक ऑक्साइड जम जाती है जिसे एनोडीकरण कहते हैं। तो इस परत को चढ़ाना ही एनोडीकरण करते हैं। और इसका फायदा ये है कि जब भी एल्युमिनियम का जब खाना बनाएंगे तो पानी और वायु इस ऑक्साइड से टकराएगा और अंदर का एल्युमिनियम का बर्तन सुरक्षित रहेगा। तो इसका करती है कि वायु से रिएक्शन करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी। आयरन, अब देखिए आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं हो सकता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की ऑक्साइड चढ़ जाती है। जो कॉपर होता है वो हवा से रिएक्शन करके वायु से, ऑक्सीजन से काले रंग में बदल जाता है। Ag और Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि कम क्रियाशील होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। रिएक्शन भी देखिएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके भी प्रोडक्ट दे रहा है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से भी रिएक्शन करके पदार्थ बना रहा है। अब सेकेंड देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके कैसा प्रोडक्ट देती है उसको देखना है। तो जल के साथ धातु क्या करते हैं? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त। याद रखिएगा, धातु प्लस जल धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और वो पुनः धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड देते हैं। यानी धातु
ऑक्साइड और जल में घुलेंगे तो धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं, धातुएं किससे किससे रिएक्शन करती है। ठीक, तो धातुएं के जल के साथ रिएक्शन कैसे, बहुत से धातु हैं और उसको जल से रिएक्शन अलग अलग करती हैं। तो सभी धातुओं की क्रियाशीलता जल के साथ एक समान नहीं होती है। कुछ धातुएं केवल ठंडे जल से रिएक्शन करती है, कोई धातुएं गर्म जल के साथ रिएक्शन करती है, कोई धातुएं भाप के साथ रिएक्शन करती है, कोई धातुएं जल से अभिक्रिया एकदम नहीं करती है। तो अब देखते हैं कि कौन सी धातुएं ठंडे जल से रिएक्शन करती है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती है और गर्म जल के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम, जिंक और लोहा केवल भाप के साथ रिएक्शन करता है और पीबी, कॉपर, सोना, चांदी जल से अभिक्रिया नहीं करती है। और नोट एक बात याद रखिएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण अब देखिए कि धातुएं जल से रिएक्शन, तो ये एक सोडियम धातु है और जल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और उष्मा दे रही है। कैल्शियम जल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम जल से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम जल से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा जल से रिएक्शन करके भाप से रिएक्शन करेगा तो Fe2O3 और 4H2O बनता है। ये सब समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा धातु को की तनु अम्ल से अभिक्रिया, जो ये मेटल है एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं, यानी धातु को एसिड में डालिएगा अम्ल में तो क्या होगा, धातुएं अम्ल से रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। तो धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो धातु के जगह पर एक लोहा है, अम्ल के जगह पर HCl है और रिएक्शन लवण दिया FeCl2 हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके MgCl2 बनाएगा। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड। कॉपर, सिल्वर और Hg तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सक्रियता श्रेणी देखते हैं क्या होता है। तो कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, कुछ कम, और कुछ बीच की धातुएं होती है जो मध्यम क्रियाशील होती है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए उसे ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऊपर की जो धातुएं है अधिक क्रियाशील है और नीचे की कम, और बीच की धातुएं जो होती है मध्यम क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील गोल्ड। ठीक, और बीच की जो धातुएं एल्युमिनियम, जिंक, लोहा ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक, और ये सुन करके माली बोलता है कौन है आगे आओ, मतलब कौन बोल रहा है कि मैं आलू कम पकाता हूँ, आगे आओ। तो काशीनाथ से के पोटेशियम, नाथ से Na सोडियम, का से Ca कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू से Al एल्युमिनियम, जारा से Zn जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता है से Pb लेड, है से Hg हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अब आ गया और हाइड्रोजन के नीचे कौन है, तो कॉपर है, Hg यहाँ पे है, Hg के लिए है यूज हुआ है। आगे से Ag सिल्वर, आओ से गोल्ड हो गया सोना। तो इस प्रकार आप रिएक्टिविटी इसकी सीरीज को भी याद कर सकते हैं। ऊपर अधिक क्रियाशील, नीचे कम क्रियाशील और बीच में मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। रासायनिक गुण धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी मेटल का नॉन मेटल से अब अभिक्रिया कराना है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोशों को पूर्ण करने के प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। यहाँ पे देखिए धातु अधातु रिएक्शन क्यों करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब कि धातु के बाहरी घर में जितना इलेक्ट्रॉन है और अधातु के बाहरी घर में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को अपने अष्टक पूरा करने के लिए धातु अधातु से रिएक्शन करती है।
यानी धातु की और चाहे अधातु की बाहरी घर K-L-M होता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन और M में भी 8। अगर L में K में जिसके बाहरी ही घर में 2 इलेक्ट्रॉन है उसका अष्टक पूरा, और जिसके बाहरी घर में 8 इलेक्ट्रॉन उसके भी अष्टक पूरा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहा है या अधिक हो रहा है तो कम हो रहा है तो लेकर के 2 पूरा करेगा, अधिक हुआ है तो त्याग देगा। और 8 जिसका पूरा नहीं है तो 8 से कम है तो किसी से लेकर के अपना 8 को पूरा करेगा, और अधिक है 1-2 अधिक है तो 1-2 आदमी के लिए पुनः अपना घर नहीं बनाएगा, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा। तो अगर धातु के बाहरी घर में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनती है, और अधातुएं जो होती है उसके बाहरी घर में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बन जाती है। ये बात समझ गए। तो धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अभी बताएं कि धातुएं के बाहरी घर में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है जो उसको क्या करता है, त्याग धनायन बनाते हैं, और परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कर ऋणायन बनाते हैं। जो अधातु होते हैं उसके बाहरी घर में 5, 6, 7 हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ऋणायन में तब्दील हो जाएंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम के देखिए बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी बोले थे कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अपना घर नहीं बनाएगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2, 8 हो जाएगा, और 1 लॉस किया है तो 1 प्लस इस पे आ गया। क्लोरीन के बाहरी घर में 7 इलेक्ट्रॉन है, हम बताए थे कि धातु में 5, 6, 7 होते हैं, तो इसको 1 और चाहिए तो ये 8 में बदल जाएगा, तो 1 प्लस इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये ले लिया है तो Cl माइनस में, तो इस पे माइनस, क्लोरीन पे, सोडियम पे प्लस। और आप भी जानते हैं कि माइनस प्लस एक दूसरे के दूर दूर नहीं रह सकता है, आकर्षण करेगा, खींचेगा एक दूसरे को, और Na और क्लोरीन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड बनेंगे तो आयनिक यौगिक बनते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी कि आयनों के त्याग से और आयनों के ग्रहण से जो बल बनता है उसे ही आयनिक बल कहते हैं। तो ये अधातु और अधातु, धातु और अधातु के बीच बनते हैं। तो जो NaCl होते हैं वो Na और Cl अधातु के प्लस माइनस के द्वारा बना है, और ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बल होते हैं, इसको तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। NaCl ही होता है नमक, नमक को तावा पर रख करके कितना भी हीट दीजिएगा वो पानी के जैसा गलेगा नहीं, जबकि जल में पिघल सकता है, वो तावा पर रवा ही रहेगा, आप लिक्विड नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो तापमान अधिक लेगा। तो आयनिक यौगिकों के गुण धर्म देखते हैं। तो भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, यह सामान्यतः भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। गलनांक एवं कथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व कथनांक बहुत अधिक होता है, जो कि हम बता चुके हैं। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलते हैं, जो नमक होते हैं जल में घुलते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि किरोसिन, पेट्रोल और कार्बनिक विलायकों में आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं। विद्युत की चालकता देखते हैं। तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। जब नमक ठोस में रहेगा तो विद्युत का करंट का चालन नहीं करेगा, लेकिन वही जल में घोल दीजिएगा तो करंट का चालन करता है। तो धातुओं की प्राप्ति से हमारा तात्पर्य है कि हम धातु को कहाँ से प्राप्त करते हैं, धरती के अंदर से कि समुंदर से कि आसमान से कि ब्रह्मांड से कि अंतरिक्ष से। तो धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है तो उसी को देखना है। तो बहुत सी धातुएं जैसे Fe, लोहा, जिंक, जो भी धातुएं हैं ये धरती के अंदर से मिलती है। और धरती के अंदर ये कैसे रहती है, जैसे ये लोहा ही है तो लोहा को छोड़ दिए हैं तो लोहा Fe ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके यौगिक में बदल जाएगा। ये जिंक है, जिंक को भी छोड़ देंगे तो हवा पानी से रिएक्शन करके Zn S बनेगा, चाहे किसी भी यौगिक में
बदल जाएगा। तो जो हम लोहा यूज करते हैं वो धरती के अंदर अपने यौगिक के रूप में रखता है, यानी किसी पदार्थ से रिएक्शन करके संयुक्त रूप में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो धातुएं धरती के अंदर जुड़ करके दूसरे तत्वों के साथ पाई जाती है, और जब ये जुड़ करके यौगिक के रूप में धरती के अंदर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं खनिज। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक, अयस्क अब देखते हैं। तो जो ये लोहा है, कॉपर है, धातुएं खनिज के रूप में पाई जाती है धरती के अंदर। तो ऐसे खनिज होते हैं कुछ कि जिनसे धातुएं निकालना बहुत सस्ता, आसान, सुलभ होता है, और उससे हम 99% धातुएं प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिससे लोहा या धातु को प्राप्त करना बहुत ही कठिन, बहुत ही महंगा होता है, और उनसे धातुएं बहुत ही कम परसेंटेज में प्राप्त होती है। तो हम धातु को निकालने के लिए वैसे ही खनिज का चयन करेंगे जो सस्ता, आसान, सुलभ और कम खर्चीले हों। तो उसको नाम दे देंगे अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है, उससे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी संबंधित धातु कर्म। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम को होती है, और ये ज़्यादा क्रियाशीलता है तो किसी से जुड़ जाती है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है आसानी से। ये बहुत मजबूती से किसी के साथ मिल करके अपने साथ उसको बांध लेती है, और क्या होती है? स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है, और इसको विद्युत अपघटन करेंगे तो ये धातुएं मिलती है। और मध्य की क्रियाशील धातुएं देखते हैं। तो मध्य की क्रियाशील कौन है? याद रखिएगा, जिंक है, लोहा है, पीबी है, कॉपर है और पारा है। और ये जो मध्य के क्रियाशील धातुएं होती है ये भी संयुक्त रूप में पाई जाती है। ये सल्फाइड में, ऑक्साइड में, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। इसको भी निकालने के लिए बहुत से प्रोसेस लगता है। और सबसे कम क्रियाशील धातुएं जो होती है सोना, चांदी, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो ये तो समझ गए कि धरती के अंदर धातुएं जुड़ करके क्या पाई जाती है? सल्फाइड में, ऑक्साइड में या कार्बोनेट या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। और जिस धातु के यौगिक से ज़्यादा धातुएं प्राप्त होगी उसे ही अयस्क कहते हैं। तो इस प्रकार देखिएगा कि सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी खनिज से धातुएं आसानी से सस्ता और लाभकारी ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो धातुएं कहाँ से निकलती है? धरती के अंदर से। तो धातुएं धरती के अंदर यौगिक के रूप में होती है, तो उसमें अशुद्धि भी पाई जाती होगी, मिट्टी और चूना, पत्थर, कंकर, बहुत सी अशुद्धि पाई जाती है। तो उसको निकाल करके शुद्ध करने में जो विधि भी बहुत सारी विधियाँ लगती है। तो धातु के निष्कर्षण, तो अयस्क से धातु प्राप्त करना। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रोसेस को ही धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ये 2-3 स्टेप में होती है। तो देखिएगा, पहले स्टेप में अयस्कों का सांद्रण यानी समृद्धीकरण करते हैं, यानी जो भी अयस्क है और उसमें जो अशुद्धि है, मिट्टी का कण या मिट्टी का कण या पत्थर का कण, उसको निकालना आवश्यक है। तो अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको गैंग कहते हैं, और गैंग को निकालने के लिए बाहर से जो पदार्थ डालते हैं उसे गालक कहते हैं, और गैंग गालक मिल करके एक अन्य पदार्थ धातुमल का निर्माण करते हैं। और धातु का समृद्धीकरण हो जाएगा तो धातु का निष्कर्षण और धातु को परिष्करण करते हैं। अगला जो होता है देख लेते हैं अयस्क का सांद्रण से लेकर के और शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि। तो अब देखिए, कोई धातु होती है निम्न अभिक्रियाशील, कोई अधिक उच्च अभिक्रियाशील धातु और कोई मध्यम अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील धातु एक गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे तो शुद्ध धातु मिल जाएगा। कम क्रियाशील धातु का जो सल्फाइड अयस्क होगा उसका भर्जन करेंगे तो धातु का ऑक्साइड में बदलेगा। धातु के ऑक्साइड में अपचयन करेंगे तो शुद्ध धातु का परिष्करण करने के बाद से शुद्ध धातु प्राप्त होता है। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है वो या तो कार्बोनेट अयस्क में पाई जाएगी या सल्फाइड अयस्क में, ठीक। और कार्बोनेट अयस्क में पाई जाएगी उसका निष्ठापन करेंगे और वो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। जो सल्फाइड अयस्क है उसका भर्जन करेंगे और उसको ऑक्साइड में बदल लेंगे।
तो सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं और कार्बोनेट का निष्ठापन। तो भर्जन होता है कि अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना भर्जन। और निष्ठापन होता है कि अयस्क को सीमित वायु में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना निष्ठापन। तो निष्ठापन या भर्जन करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा और धातु के ऑक्साइड से धातु में अपचयन करके धातुएं प्राप्त करेंगे और जो शुद्ध धातु नहीं होगी उसको फिर शुद्धिकरण करेंगे विद्युत अपघटन द्वारा, तो शुद्ध धातुएं मिलेगी और उसका विभिन्न प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में जो प्रयुक्त चरण होते हैं उसे देखते हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं भी यहाँ पे गैंग बताए थे आपको। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें गैंग कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। और भर्जन देखिएगा, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइडों में बदलना ही भर्जन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है और उसको गर्म करके भट्ठी में वायु की उपस्थिति में और द्रव्यमान से कम ताप पर ताप देंगे और उसको ऑक्साइड में बदलते हैं तो भर्जन कहलाता है। जैसे ZnS है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे ZnO हो जाएगा। HgA से ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके उच्च तापमान पर भट्ठी में गर्म करेंगे तो HgO में बदल जाएगा। निष्ठापन देखिएगा क्या होता है। तो निष्ठापन कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। तो निष्ठापन किसका होता है? कार्बोनेट समेत वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में नहीं, अपर्याप्त उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना ही क्या होता है? निष्ठापन। जैसे ZnCO3 कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को ताप कीजिए तो ZnO बन गया। अपचयन, तो अब देखिएगा धातु को ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाए हैं तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बन गया है और इसमें से हमको केवल जिंक निकालना है तो ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को खींचने वाला एक बाहर से पदार्थ डालेंगे उसमें, तो कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो ये Zn से को अलग करेगा और Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे ZnO है, कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो Zn मिला है, ये कार्बन का ऑक्साइड है। तो इतना हम देख लिए। अपचयन क्या होता है? अपचयन ये होता है कि धातु के ऑक्साइड से धातु को अवकृत करने का विधि, और अवकारक के रूप में, अपचायक के रूप में कार्बन का यूज किए हैं, तो ये कार्बन से किए हैं। और जब कार्बन से नहीं करेंगे तो एल्युमिनियम के द्वारा करेंगे तो उसको एल्यूमिनोथर्मिक विधि के नाम से जानेंगे। तो इतनी विधि करने के बाद से जो हमारा Zn मिला है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, उसको अशुद्धि को हटा करके पुनः शुद्ध करना शोधन कहलाता है। तो धातुओं का परिष्करण यानी कि शोधन। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी। तो जो विभिन्न ऊपर के सांद्रण, भर्जन, निष्ठापन, जारण, अपचयन के द्वारा जो धातुएं हमको Zn मिली ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसमें से अशुद्धि हटा करके शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातुओं का शोधन या परिष्करण कहलाता है। और धातुओं का परिष्करण करने की सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघटनी विधि है। इसे एल्युमिनियम, सोना, चांदी, लोहा का शोधन किया जाता है। तो यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं विद्युत अपघटनी विधि क्या है। तो आप धरती के अंदर से Zn से निकाले हैं जिंक के अयस्क, तो Zn को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए हैं तो ZnO बना है, फिर इसको कार्बन से रिएक्शन कराए हैं तो Zn बना है और CO, तो ये Zn बना है अशुद्ध है। तो ये जो अशुद्ध Zn मिला है इसका एक प्लेट बनाएंगे और उस प्लेट को हम रख देंगे एनोड के रूप में, ठीक। और एक अपने तरफ से प्लेट लगाएंगे वो कैथोड होगा। तो एक एनोड पे प्लस आ गया और कैथोड पे माइनस, एनोड पे प्लस और कैथोड पे माइनस। और जिस धातु का निकालना है उसका, जैसे कॉपर को निकालना है तो कॉपर को SO4 में घोल करके और उसके विलयन को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक। और जो इसमें क्या था, एक एनोड कहाँ से मिला है, जो धातुएं हम निकाले हैं उसका एनोड कर लिए, और पहले से एक शुद्ध धातु हम लेंगे उसको कैथोड। तो शुद्ध धातुएं कैथोड होती है और इस पर माइनस चार्ज,
और अशुद्ध धातुएं जो होती है एनोड होती है उस पे प्लस का चार्ज। और धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो एनोड जो होती है, एनोड से शुद्ध धातुएं विलयन में जाती है और उतनी ही शुद्ध धातुएं कैथोड पे जा कर के चिपकती है और इस तरह कैथोड मोटा हो जाता है और पूरा रिएक्शन हो जाने के बाद से इसको निकाल लेते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे अशुद्ध धातुएं होता है। अगर तांबा है तो तांबा अशुद्ध रहेगा, जिंक है तो जिंक। कैथोड पे शुद्ध, तो ये शुद्ध होता है। तो कैथोड पे होता है माइनस, एनोड पे प्लस। और विलयन जिसको पदार्थ को निकालना है उसका लवण विलयन उपयोग करेंगे तो ये कहलाएगा विद्युत अपघट्य। और विलयशील अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है और अविलयशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे पंख के रूप में जम जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है तो देखिएगा यहाँ पे, विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। जो शुद्ध धातुएं विलयन में जाती है और फिर कैथोड पे अविलयशील अशुद्धियाँ एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण देखिएगा क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो धातु के सतह पर वायु और नमी के कारण क्षय होना संक्षारण का एक रूप ही होता है। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, खराब होने लगती है। अगर जो लोहा का ही रड है तो उसको हवा पानी में छोड़ दीजिएगा तो खराब होने लगेगा, संक्षारित होने लगती है। तो देखते हैं सभी पदार्थ में संक्षारित कैसे कैसे अलग होती है। तो ये सिल्वर है, तो सिल्वर देखिए, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु है काली। तो सिल्वर पे जो जंग लगेगा यानी उसका कालापन होगा, किसके कारण, सल्फाइड AgS। तो AgS के कारण सिल्वर ब्लैक कलर में हो जाता है। कॉपर, तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग में कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर का बर्तन में जब जंग लगेगा ना तो हरे रंग का हो जाएगा। लोहा, तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो लोहा पर भूरे रंग का पपरी जम जाना जंग कहलाता है। और संक्षारण से सुरक्षा के उपाय, तो लोहे को जंग से बचाने के निम्नलिखित उपाय होता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम के लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु, ये सभी विधि है संक्षारण से बचाने के लिए। यहाँ पे यसद लेपन, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन कहते हैं। तो ये समझिए कि ये जो लोहा का रड है इस पे जिंक की पतली परत चढ़ाना ही यसद लेपन कहलाता है, क्योंकि ये जंग न लगे, खराब न हो। मिश्र धातु क्या होती है, तो जो धातु में मिलकर या चाहे धातु अधातु में दो या दो से अधिक समांगी रूप से मिलती है, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण है। धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल होता है। लोहा में थोड़ी सी मात्रा में कार्बन होता है, जिसके कारण लोहा क्या होता है, मजबूत होता है। स्टील, इस्पात, जो लोहा होता है निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। पीतल कॉपर और जिंक का होता है और कांसा कॉपर और टीन का होता है। सोल्डर लेड और टीन का होता है। अमलगम, इसको देखिएगा, वैसा मिश्रण जिसमें एक पारा होता है उसी को अमलगम कहते हैं। और दूसरा अन्य, जैसे सोडियम का अमलगम होगा तो उसमें NaHG होगा। टीन का अमलगम तो एक आदमी रहेगा पारा और एक अन्य तत्व रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं इस लेसन का। तो ये सोना के बारे में देखिए, सोना, तो सोना देखिए, सोना एक कोमल और कीमती धातु है। सोने का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है और सोने की शुद्धता कैरेट से मापी जाती है।
आमतौर पर हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो 22 कैरेट सोने का तात्पर्य है कि शुद्ध सोना में 2 भाग कॉपर या सोना में कॉपर या चांदी मिलाकर उसको हार्ड बनाना ही क्या कहते हैं, 24 कैरेट की जगह पे 22 कैरेट हो जाते हैं। तो 22 कैरेट का मतलब है कि 22 भाग सोना और 2 भाग अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो 22 कैरेट का सोना होता है। क्योंकि जब 24 कैरेट का सोना होता है बहुत ही नर्म होती है, वो धातुएं आभूषण बनाने के लायक नहीं होती है, इसीलिए उसको 22 कैरेट में बदल दिया जाता है। अगला पॉइंट अब देखते हैं, एक होता है अम्लराज। तो अम्लराज क्या होता है, आप देखिए सोना और चांदी और प्लेटिनम धातुएं किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। अगर सोना पे और चांदी पे जंग लग जाएगा यानी धातुएं काली हो जाएगी तो साफ कैसे करिएगा जब अभिक्रिया किसी से करती नहीं है। तो अम्लराज की सहायता से सोना चांदी को साफ किया जाता है। तो अम्लराज में क्या होता है कि वो सोना चांदी को साफ करता है। तो आप जब जाते हैं सोना चांदी को साफ कराने के लिए तो आपको एक विलयन का उपयोग किया जाता है, और वो विलयन क्या होता है, और वो विलयन होता है अम्लराज। तो अम्लराज कैसे बनता है, तो आप इसको देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो HCl और HNO3 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के ताज़ा विलयन को ही अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना चांदी प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है और यह एक भभकता हुआ द्रव है। तो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। तो यही अम्लराज में आपका जो आभूषण है उसको वो डालेगा जिससे साफ कराइएगा, और बाहर का परत क्या हो जाएगा, गल करके विलयन में जाएगा, और गल के परत जो अंदर जाएगा उसके बाद वाले परत चमकीले निकलेंगे। जितना ही आपका सोना चांदी चमकीला होता जाएगा तो उतना ही समझिएगा कि आपके वजन में, सोना चांदी के वजन में कमी आती जाएगी, क्योंकि वो गल गल के बाहरी परत विलयन में जाएगा तो आप लॉस में चले जाइएगा और वो फायदा में चला जाएगा। धरती के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है, और धरती के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली दूसरी धातु Fe लोहा है। धरती के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपधातु सिलिकॉन है, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाली तत्व है हाइड्रोजन। तो यहाँ तक आने के लिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की असीम गहराइयों से आपको धन्यवाद। हमारे वीडियो को ऐसे ही देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट